लास्ट लेक्चर है और इसमें 3 क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले 52nd क्वेश्चन करते हैं। रोलिंग मोशन के बारे में पूछा है आपसे। अब देखिए रोलिंग मोशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर रोलिंग मोशन की जो डेफिनेशन है वो हमें ये सजेस्ट करती है कि एक ऐसा मोशन जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशन का और प्योर रोटेशन का, प्योर ट्रांसलेशन का और प्योर रोटेशन का, इसे हम कहते हैं रोलिंग मोशन। यानी कि अगर आपको ट्रांसलेशन समझ आ गया और अगर आपको रोटेशन समझ में आ गया तो ऑब्वियस सी बात है आपको रोलिंग मोशन भी समझ में आ गया। तो हम सीधा इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे कि ट्रांसलेटरी मोशन डिस्कस करते हैं। यार देखो, ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है कि कोई स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी जो है वो ट्रेवल कर रही है। बेसिक सा मतलब ये होता है। अगर मान लो कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के यहाँ पे क्या लग रहा है, टेंजेंट। तो अगर ये कोई सर्कुलर बॉडी अपने टेंजेंट के लॉन्ग मूव करता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी। सिंपल सी भाषा में आप ये समझ लो, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। अब ये सेंटर ऑफ मास पे जितनी भी वेलोसिटीज होगी वो VCM होगा, ये हमने पीछे पढ़ा है। अब इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं ये आगे की ओर ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, आगे की ओर ऐसे ऐसे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सारी वैल्यूज और सारा इम्पैक्ट कहाँ लग रहा है, सेंटर पे लग रहा है। तो आप कुछ भी कह लो, आपको ये समझ में आ गया कि सेंटर से जितनी भी वैल्यू टेंजेंट के अलोंग सरफेस पे आगे की ओर लगेगी, सेंटर से वैल्यू टेंजेंट के अलोंग, टेंजेंट की मदद से आगे जो रास्ता होगा ना, रोड होगा, उस पर लगेगा, तो हम उसको कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। यानी कि सारा का सारा जो मास है वो कंसंट्रेटेड है सेंटर पे और वही मास डायरेक्ट कर रहा है कि भाई एक एक पार्टिकल तुम आगे की ओर मोशन लगाओ। इतना ही समझना है आपको। और रोटेशनल मोशन में बस इतना जान लो कि जब बॉडी रोटेट करती है तो यहाँ पे वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। तो ओमेगा की मदद से कोई बॉडी का रोटेट करे तो उसे हम कहते हैं रोलिंग मोशन। तो यार ये डिस्क है, ये डिस्क अपनी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की मदद से एक्सिस पे रोटेट कर रहा होगा। ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे ये रोटेट कर रहा होगा आगे की ओर, राइट। इसको ठीक से बनाते हैं। तो इस एक्सिस पे ऐसे आगे की ओर ऐसे रोटेट कर रहा होगा और ओमेगा जो है हमारे यहाँ पे, ओमेगा जो है यहाँ पे वेलोसिटीज लगने वाली है। ओमेगा इज़ व्हाट, योर एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी की मदद से अगर कोई बॉडी आगे की ओर रोल करती है, कहाँ पे, अपने एक्सिस पे, तो ऐसे को कहते हैं रोटेशनल मोशन। बस यही आपको जानना है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। ट्रांसलेटरी मोशन समझ आ गया कि एक सर्कल के टेंजेंट के अलॉन्ग जितने भी पार्टिकल्स मूव करते हैं सेंटर ऑफ मास के थ्रू, उससे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी प्लस में आपका ये था रोटेशनल, राइट। तो रोटेशनल बता दिया, ओमेगा की मदद से चलता है, और ट्रांसलेटरी बता दिया आपका टेंजेंट पे लगता है। तो यार ये सारी चीज़ें आपको याद होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ सिलेंडर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। बच्चों यार यहाँ पे नोटिस करो, एक सिलेंडर है ये एक इनक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्लेन जो कि किसी एंगल के साथ बन रहा हो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके साथ एक ऐसा प्लेन जो कि एक पर्टिकुलर एंगल पे बन रहा हो, तो इस वाले को हम कहेंगे, इस पर्टिकुलर प्लेन को हम कहेंगे इंक्लाइंड प्लेन, दैट इज इंक्लाइंड प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक सिलेंडर डाल दिया, ऐसा एक सिलेंडर डाल दिया हमने, और अब ये सिलेंडर रोल करता हुआ नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सिलेंडर रोल करता हुआ नीचे की ओर आ रहा है। तो जो सिलेंडर का सारा मास है वो होगा mg। ठीक है, mg होगा सिलेंडर का सारा मास। अब यार mg जो है वो यहाँ से खिसक के यहाँ चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके रेजोल्यूशंस करने हैं हमने, ठीक है, कंपोनेंट्स करने हैं। तो mg यहाँ चला गया और एक कंपोनेंट इधर आ गया mg cos थीटा। ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट इधर चला गया mg sin थीटा। इसके अगेंस्ट फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि ये तो नीचे की ओर आ रहा है, तो फ्रिक्शन इसके अगेंस्ट ऊपर की ओर लगेगा, राइट। ये सेंटर दिख रहा है इसका, आपको इस सिलेंडर का सेंटर दिख रहा है, इसके अलोंग एक एक्सिस जाएगी, इसी एक्सिस पे सारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, इस तरफ रोटेट करेगा एंगुलर एक्सेलरेशन से, अल्फा है। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है कि कौन सी वैल्यू किसके नीचे है। तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो यहाँ लग रहा है, तो उसके अगेंस्ट आपका mg cos थीटा है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट इस तरफ फोर्स लगा के आ जाए। हम चाहते हैं कि जो एक्सल फोर्स हो इस तरफ लगे ताकि हमारा ऑब्जेक्ट इधर आ जाए, यानी कि फोर्स किसके बराबर होगा, mg sin थीटा के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस डायग्राम को आपने ऑब्जर्व कर लिया, यहाँ पे n किसके बराबर है, mg cos थीटा के। तो n बराबर है mg cos थीटा के। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमारा ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि फोर्स कहाँ लगे, नीचे की ओर। नीचे की ओर आने में कौन मदद कर रहा है, mg sin थीटा उसकी हेल्प कर रहा है, राइट। mg sin थीटा उसकी हेल्प कर रहा है। देखिए यहाँ पे mg sin थीटा जो है वो हेल्प कर रहा है ताकि ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाए, नीचे की ओर आ जाए। समझ गए यहाँ पे। चलिए तो यार एक बार यहीं पे लिख लेते हैं कि अगर हम ध्यान से देखें तो f जो है, एक तो है स्मॉल f, पर स्मॉल f नहीं चाहिए हमें, वो तो अपोज कर रहा है। f इज इक्वल टू mg sin थीटा।
और F इज़ ऑल्सो इक्वल टू mg या ma, फिलहाल तो एक्सेलेरेशन ही होगा, तो ma इज़ इक्वल टू mg साइन थीटा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब मुझे एक बात बताओ, इस mg साइन थीटा को अपोज कौन कर रहा है? अपोज कर रहा है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की जगह माइनस ऑफ एफ लिख लेंगे, राइट। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी एक्सप्रेशन को आगे आप देखो, तो यही चीज़ लिखा हुआ है, फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल और फोर्स है mg साइन थीटा के इक्वल, साथ में इसको अपोज कर रहा है माइनस ऑफ एफ, यहाँ पे लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉर्क की बात करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि टॉर्क आ ही जाएगा यहाँ पे, टॉर्क की बात जब करते हैं, टॉर्क होता है फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क आ गया अपना, टॉर्क आ गया, टॉर्क होता है फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। डी की बात कर लेते हैं, ओके। अब फोर्स जो है वो होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस अपना ऐसे डी रहने दो, मैं डी लेके चल रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे डी लिखते हैं। अच्छा, अब ये है अपना टॉर्क, ये है मास। एक्सेलरेशन कौन सा वाला? अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन कौन सा वाला? एक्सेलरेशन होगा एंगुलर वाला। अच्छा, एक छोटी सी बात और मुझे बताइए कि फोर्स टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, इन सबको मिटा के मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ, तो याद करो, टॉर्क इज ऑल्सो इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू में ए अल्फा। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। टॉर्क किसके इक्वल होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू में एंगुलर एक्सेलरेशन, और साथ में टॉर्क किसके इक्वल होता है? टॉर्क फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? आर। आर इज योर रिजल्टेंट, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं आगे, चलिए। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ इंटू में आर, ठीक है। और यही चीज़ इनका भी आ रहा है, इनका भी यही आ रहा है, एफ इंटू में आर। एफ की जगह यहाँ पे ये लगा लीजिए, फोर्स स्मॉल एफ लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, तो एफ इंटू में आर इज इक्वल टू आई इंटू में अल्फ़ा, राइट। अब यहाँ से अगर मेरे को एफ़ की वैल्यू निकालनी है तो आर नीचे चला जाएगा, तो आई इंटू में अल्फ़ा डिवाइडेड बाई ये आर आ गया। समझ गए यहाँ तक? ओके। अब इस अल्फ़ा को अगर हमको चेंज करना है ए में, नॉर्मल ए में, तो देखिए, जब कभी भी आपको एक्सेलरेशन को, एंगुलर एक्सेलरेशन को चेंज करना हो तो नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम हमेशा रेडियस से डिवाइड करते हैं, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वापस चेंज करूँगा इस, तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ। F इज़ इक्वल टू आई इंटू में अल्फ़ा अपॉन में आर। अब इस अल्फ़ा की जगह हम ये लिख सकते हैं। चलिए, तो ये आ गया आई डिवाइडेड बाई आर, और अल्फ़ा की जगह आ गया ए मल्टीप्लाई में ए डिवाइडेड बाई अगेन आर, ठीक है। ओके, ए डिवाइडेड बाई आर, तो ये आर इंटू आर बन जाएगा आपका आर स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वही सेम चीज़ था, यहाँ पे कंपेयर किया, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन 1। याद कीजिए इक्वेशन 1 क्या था अपना? इक्वेशन 1 वहाँ पे हमने ये लिखा था, एफ कैपिटल एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑल्सो इक्वल टू मास इंटू में ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, जिसको अपोज कर रहा था एफ, ठीक है। यही था आपका इक्वेशन 1। तो इस इक्वेशन 1 को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस का एफ, ठीक है। और एफ की वैल्यू जो आपने यहाँ पे निकाली है, इसको आप पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने भी वही किया है, देखिए एम ए एम जी साइन थीटा, ये जो अपना एफ है इसकी जगह इन्होंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। मास से मास इनका कैंसिल आउट हो जाएगा, मास से मास हो गया कैंसिल आउट। अब आगे बच गया यहाँ पे ए और यहाँ पे जी साइन थीटा माइनस आई ए अपॉन में एम आर स्क्वायर, राइट। अच्छा, इस पूरे वैल्यू को इन्होंने इधर ले लिया, इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये प्लस का हो गया, ये जी साइन थीटा ऐसे रहा। यहाँ से ए कॉमन निकाल लिया, इधर बच गया 1, और यहाँ पे बच गया आई अपॉन में एम आर स्क्वायर, इधर बच गया जी साइन थीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू, ये वाली वैल्यू अब नीचे चली जाएगी डिवाइड में, तो ये जो चीज़ है ये सारी चीज़ें चलेगी डिवाइड में, ठीक है। और ये हमारे पास ये अल्फ़ा की वैल्यू ए की वैल्यू ये निकल के ये है नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे पास ए की वैल्यू निकल के आई। अब हम क्या करेंगे? हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है
किसी भी सिलेंडर के रेडियस के अलोंग हाफ mr², ठीक है, या फिर एक्सिस सिलेंडर के उसके खुद के एक्सिस पे क्या होता है हाफ mr²। ये सिलेंडर है ना, इसका ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ mr²। ये हमने बहुत पहले ही कर लिया था। अब आपको करना क्या है, अब आपको बस इस I इज़ इक्वल टू हाफ mr² में ये वैल्यू जो है वो थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है। कैसे चेंज करेंगे, देखिए अल्फ़ा की वैल्यू तो ये निकल के आई है, राइट। अच्छा, अब ये मेरे पास पूरा अल्फ़ा है, तो मैं एक छोटा सा, बहुत छोटा सा चेंज कर सकता हूँ। इसमें आपको ये दिख रहा है, इसमें अगर मैं इस वाले इक्वेशन को, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई हाफ से डिवाइड करा दूँ, फ़र्क पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ना हमने यही काम किया है, ये हाफ वाला काम किया है। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं हम, वैसे तो हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड ना करा के भी, बट हम हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करा लेते हैं, तो जो एक और 2 होगा हमें ढूंढना पड़ेगा, एक और 2। ओके फाइन फाइन, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया ये वाला एक्सप्रेशन। सो दिस एक्सप्रेशन इज क्लियर टू यू, राइट। अब ये वाला एक्सप्रेशन क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। तो ये हो गया अल्फ़ा, या भी यहाँ ये अल्फ़ा यहाँ पे देखिए, सॉरी ए यहाँ देखिए, ये है जी साइन थीटा, ये है जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस। नाउ इस आई की जगह हम ये लिख सकते हैं ना, आई की जगह हम हाफ mr² लिख सकते हैं। तो आई की जगह हमने लिख दिया हाफ mr², अदरवाइज हम हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी बना देते हैं, बट आप छोड़िए, इस आई की जगह आपने हाफ mr² लिख लिया और ये mr² चलता रहा। इस पूरे को सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा आपके पास। तो जिस एक्सेलेरेशन से नीचे की ओर वो आ रहा था, हमें तो यही निकालना था कि वो जब नीचे की ओर आ रहा है तो जो फोर्स लग रहा है उसमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमने निकाल लिया, राइट। अच्छा, अब आगे, अच्छा अब ये हमने एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकाल ली। अब आप इस इक्वेशन को जितना सिंप्लीफाई है उतना सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और आपके पास फिर ये आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये म्यू एस की बात क्या कर गई है, म्यू एस होता है कोफिशिएंट जो होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो होता है एफ डिवाइडेड बाई आर। अब जो रिएक्शन है ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो यहाँ इन्होंने एन यूज़ किया है, राइट। उसके बाद बस आप एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए, एन की वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54। देखिए 54 एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इजी है, ये मैं आप पे छोड़ सकता हूँ, आप कर लोगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि एक्सप्रेशन निकालना है काइनेटिक एनर्जी और रोलिंग, काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी का जब वो रोल कर रहा हो उस वक्त का। तो यार किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी जब आप निकालना है तो उसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा और उसमें रोटेशनल मोशन भी होगा। जब ट्रांसलेटरी मोशन होता है तो वैल्यू ये आती है, रोटेशनल मोशन होता है तो वैल्यू ये आती है। बस आपको इन दोनों को सॉल्व कर लेना और आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। सो आई होप कि आप खुद से कर लेंगे। चलिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो है ये चैप्टर जो है वो एंड हो गया। अगर कोई डाउट हो तो डू मैसेज मी, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। बाय।